हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई दोस्त है जिसके स्कूल में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस चलते हैं, सो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, या फिर किसी भी पब्लिशर का बुक उसके पास है, अगर वो 8th क्लास में है तो वो ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल अच्छी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो कोई भी पब्लिशर हो, चैप्टर सिलेबस सेम होता है क्लास 6 to 8, है ना। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मेरा पढ़ाने का सिंपल सा फंडा है कि एक तो होती पीपीटी के थ्रू आपने पीपीटी बनाई एंड उसमें आपने सिर्फ टाइटल दिया एंड समझा दिया। मेरा मेन मोटिव ये रहता है ना कि जो बुक है ना उसको लाइन टू लाइन समझाया जाए, जिससे बच्चे को जो लिखा हुआ है ना, एक तो उसका जो ट्रस्ट होगा ना वो सही जाएगा कि मुझे वो बुक से ही पढ़ाया जा रहा है एंड कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा। तो मैं मेन फोकस करती हूँ कि जो बुक है ना उसी से उसको पढ़ा दिया जाए। सो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। सो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री, लाइक एग्रीकल्चर जब नहीं था तो लोग कैसे अपने आप को मतलब कि सही रखते थे, अपने आप को हेल्दी कैसे रखते थे, वो क्या खाते थे, ठीक है, जब तक एग्रीकल्चर नहीं था। और उसके बाद हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमारे लिए फूड नहीं आएगा, ठीक है, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो चाहे एनिमल बेस्ड हो। तो यही चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर नहीं था तो उसके पहले लोग जो एनिमल को रेयर करते थे, ठीक है, एंड फिर वो प्लांट्स को ग्रो करते थे, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर को ग्रो कर सके, शायद उनके अंदर इतना दिमाग नहीं आया था, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं होती। तो ओवर द टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि हम क्रॉप को एक ही जगह पे ग्रो कर सकते हैं। पहले वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक जगह पे गए, वहाँ पे उन्होंने खेती करी एंड फिर वहाँ से कहीं और चले गए। बाद में उन्हें आइडिया है कि हम एक ही जगह रह के उसको वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम अभी बुक में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम क्रॉप्स को, इंडिया में क्या है, फिर कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, एंड फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और जो भी चीज़ें हैं, अब उसमें सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, ये सब, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर मैन्योर, फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। ओवरव्यू मतलब कि जो बुक में गिवन है वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी। सो चलो बैक कैमरा करके पढ़ लेते हैं एंड प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, सो दैट कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इसको, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं चाहूँ तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं ऐसे फ्रंट कैमरा करके समझा पाऊँ, बट वो सारी रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए आप कमेंट करके बताना कि आपको इस तरीके से समझ में आया नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री जानेंगे एग्रीकल्चर की। देखो यहाँ पे इन्होंने पीछे कुछ पिक्चर्स दी हैं जो कि आपने देख ली होंगी, अब मैं टर्न नहीं कर सकती। देखो पिक्चर से हमें क्या पता चलता है कि हमें पता है, वी नो दैट ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिसेस, राइट, कि पहले के टाइम पे प्लांट्स को ग्रो करना हो या फिर एनिमल्स को रेयर करना हो, ये ओल्ड एज प्रैक्टिसेस रही है, राइट, पुराने जमाने का ये प्रैक्टिस रहा है। बिफोर दैट एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जब तक एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ तब से पहले ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जो ह्यूमंस थे यूज्ड टू लिव एज हंटर गैदरर्स, कैसे रहते थे, हंटर एंड गैदरर्स, मतलब कि वो हंटिंग करते थे एंड जो भी चीज उनको मिलता था वो उसको कलेक्ट कर लेते थे। इसका मतलब है कि वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे, ठीक है। नोमैडिक लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, राइट। आई थिंक मैंने शुरू में आपको शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोल दिया था, लेकिन आप उसको नोमैडिक लाइफस्टाइल समझ सकते हैं, वो बाद में शिफ्टिंग कल्टिवेशन आया था, ठीक है। देखो नोमैडिक लाइफस्टाइल का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, किसकी सर्च में, फूड के सर्च में, शेल्टर, जहाँ पे उनको रहने के लिए अच्छे से घर नहीं लेकिन पेड़ों की छाया, वो सारी चीजें मिल सके एंड फूड भी साथ साथ मिल सके। बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड कीपिंग हर्ड्स,
ऑफ लाइफ स्टॉक एंड टुक देम वेयर एवर दे मूव्ड। लाइक कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे उनका दिमाग डेवलप हुआ, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, कीपिंग हर्ड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब एनिमल्स को रेयर करना, एनिमल्स को रखना शुरू किया और जहां जहां वो जाते थे वहां वहां उसको लेके जाते थे, ठीक है। लेटर दे डिस्कवर दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स एंड दे डिडंट हैव टू फॉलो देयर नोमैडिक लाइफस्टाइल। अब उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर करी लाइक प्लांट्स, जिनको वो अब ग्रो कर सकते थे सीड से, ठीक है। बीज को उन्होंने बोया, अब वो प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो करेगा एंड अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोमैडिक लाइफस्टाइल को वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली है जो अब वो एक जगह रह के ग्रो कर सकते हैं, राइट। द ओरिजिन ऑफ फार्मिंग हैव बीन ट्रेस्ड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। लाइक इतने साल पहले जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो उसको डिस्कवर किया गया, ट्रेस किया गया। समवेयर इन इंडस वैली एंड पार्ट्स ऑफ चाइना। इंडस वैली सिविलाइजेशन आई होप आप आगे पढ़ेंगे आई थिंक, एंड पार्ट्स ऑफ चाइना, चाइना के कुछ पार्ट्स में। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ह्यूमंस डेवलप टूल्स एंड ट्राई डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्रूव देयर प्रोड्यूस। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम कुछ करते हैं तो हम अब डिफरेंट चीजें अपनाते हैं सो दैट कि उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स ने भी, जब हमने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, फार्मिंग को डिस्कवर किया, तो हम कुछ न कुछ नया तरीका ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से इवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एग्रीकल्चर का बहुत ही बेसिक पॉइंट था, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, बट मैंने आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करके बता दिया। नाउ एग्रीकल्चर मेन टॉपिक। देखो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, प्रैक्टिस करना, ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स। एनिमल को रेयर करना, प्लांट्स को ग्रो करना, किसके लिए, फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ऑन लार्ज स्केल। इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो सिंपल सा एग्रीकल्चर का मतलब ये सिर्फ नहीं समझना कि प्लांट्स को ग्रो करना, नो, एनिमल्स को भी साथ साथ पालना, किसके लिए, आप अपने अच्छे के लिए, अपने हेल्दी के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, जिससे आपको फूड मिल जाए, फाइबर मिल जाए एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाए। एनिमल से, एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। देखो, और ये बहुत लार्ज स्केल पे करना, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। टर्म एग्रीकल्चर डिराइव कहाँ से होता है, लैटिन वर्ड्स एगर, ठीक है। एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो फील्ड, बहुत बड़े फील्ड पे कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। तो ये सिंपल सा एग्रीकल्चर का मीनिंग था। नाउ उसके साथ ही जानेंगे कौन सी क्रॉप्स इंडिया में होती हैं। देखो डिफरेंट काइंड्स के क्रॉप्स होते हैं इंडिया में, जिसको हम सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। सो ध्यान रखना, फूड क्रॉप्स क्या क्या है, सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स ग्रोन मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस, है ना। कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है कि जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें, टू ऑब्टेन प्रॉफिट, इसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे चाय, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, ये कुछ एग्जाम्पल है ना। तो कैश क्रॉप, फूड क्रॉप का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा आई होप, कि जिसको हम प्रॉफिट के लिए बो सके। बोने का मतलब है सोइंग करना, ठीक है। प्रॉफिट के लिए आप उसको ग्रो कर रहे हो। एंड फूड क्रॉप्स बेसिकली प्रॉफिट तो इसमें भी होता है, बट आप इसको खुद के उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, 3 टॉपिक को कवर कर लिया। सो नाउ अब पढ़ेंगे क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। सीजन कौन कौन से हैं क्रॉप के इंडिया के अंदर। देखो इंडिया इज वास्ट कंट्री विथ वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे हर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, है ना। तो आप जानोगे कि साउथ में कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, नॉर्थ में कुछ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ, नॉर्थ वेस्ट में। तो इसलिए बोला गया है कि इंडिया इज वास्ट कंट्री, जहाँ पे वेरी करता है क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। सो हम ऑल क्रॉप्स जो है ना, उनको हम सेम सीजन में ग्रो नहीं कर सकते। ऑल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन सेम सीजन, राइट। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। हम उनको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं। सो उसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को हम डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, जिसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। ये इन्होंने टेबल दिया है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, मैं साथ साथ ये भी बताते चल रही हूँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उसके बाद क्रॉप क्या होता है, प्लांट्स, यहाँ पे शायद एक डेफिनेशन छूट गई होगी, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल, जिसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये ऊपर की लाइन में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार दिखा दूं ऐसे,
ये वाला, ठीक है, ये प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल, जिसको हम क्रॉप्स बोल रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो ये 2 टाइप्स के हैं। आपको खरीफ एंड रबी में डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, जिसको हम रेनी सीजन में जून एंड सितंबर के बीच में हम सो करते हैं। एंड रबी क्रॉप्स क्या होता है, जिनको हम अक्टूबर एंड अप्रैल के बीच में, लाइक अक्टूबर में इसको सो किया जाएगा, अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। सो अगर आपने नोटिस किया होगा इस टाइम पे जो वीट है ना, वीट की हार्वेस्टिंग चल रही होगी। अब देखो ये दोनों का समझ में आया कि सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का सीजन। रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है खरीफ क्रॉप, ठीक है, एंड लेस वाटर रबी को चाहिए होता है। एग्जाम्पल में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो हमेशा आप ले लो 8th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 9th 10th 11th 12th, लाइक 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे में ही आता रहता है। तो ध्यान रखो, पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, खरीफ क्रॉप के। रबी क्रॉप में क्या है, wheat, gram, barley, pea, linseed and mustard. So these are the examples of rabi and kharif crop, right? I hope आपको समझ में आएगा। नाउ यहाँ पे रियल वर्ड में एक चीज दी हुई है हॉर्टिकल्चर के बारे में। एक ये ब्रांच है साइंस की जो हमें डील करती है, जो हमें मतलब कि डीलिंग करती है किससे, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ग्रोइंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच, जैसे एग्रीकल्चर है ना, हम उसमें देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में प्लांट्स एंड एनिमल का रेयर एंड ग्रो करना, तो वैसे हॉर्टिकल्चर है जिसमें हम फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में वो डील करती है, ठीक है, एक साइंस बेस्ड है, ठीक है। देखो जैद इसी तरीके का एक क्रॉप और होता है रबी एंड खरीफ के अलावा, जिसको हम जैद क्रॉप्स बोलते हैं। कुछ पार्ट के कंट्री के कुछ पार्ट में ही इसको बोया जाता है एंड कब, मार्च एंड जून में, ठीक है। जैसे मस्क मेलन ज्यादातर आप गर्मियों में आएंगे, वाटर मेलन, बिटर गार्ड, रिच ग्राउंड, पंपकिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैद क्रॉप के। तो ध्यान रखना, ये सब जगह पे इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होती है, तो कुछ पार्ट में ही इसको बोया जाता है और गर्मियों के मौसम में ये मार्च एंड जून के बीच में आता है। सो दिस वॉज इट अबाउट फर्स्ट पेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है उसके प्रैक्टिसेस क्या है, लाइक उसको करने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हर पीरियड ऑफ टाइम में लाइक पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। इसी एक्टिविटीज को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब वो प्रैक्टिसेस क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपरेशन करनी होती है सॉइल की, लाइक आपने प्रिपरेशन कर ली सॉइल की, तो उसके बाद आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा सीड का, ठीक है, जो सीड आपको सो करना है, तो सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। उसके बाद आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे। नाउ इरिगेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किससे, वीड से, लाइक कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, इंसेक्ट जो होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारे अनवांटेड ग्रास जो होते हैं ग्रो कर जाते हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आगे हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आप सिर्फ ये लर्न कर लेना एक बार। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सीरियल वाइज लिखना होता है आपको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग। उसके बाद स्टोरेज, तो ये तो पता ही है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स कर लेंगे, फिर हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा, फिर ग्रेन्स का स्टोरेज कर लेंगे। तो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज जो हम एग्रीकल्चर के टाइम पे करते हैं। ना अब एक एक करके हम देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, देखो सॉइल इज अ मेन मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो, तो सॉइल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं ऑब्टेन करते हैं वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड एयर फ्रॉम द सॉइल। सो प्लांट्स को ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं। टू बी सर्टेन दैट दीज आर द इजिली अवेलेबल टू द प्लांट्स, ये सारी चीजें तो उसको जमीन से, सॉइल से तो मिल रही हैं, तो इजिली अवेलेबल है। द सॉइल हैज टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर सोइंग अ क्रॉप, इट इन्वॉल्व प्लोइंग एंड लेवलिंग। तो ये सारी चीजें तो उनको जमीन से मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें उस क्रॉप को सो करने से पहले कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लोइंग एंड लेवलिंग। प्लोइंग का मतलब है खेत में ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर की हेल्प से जो मिट्टी है उसको लूज करना,
राइट, उसको हम एक एक करके देखते हैं। देखो प्लोइंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, लूज करना मिट्टी को, एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग एंड टिलिंग। मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना, तभी तो अच्छे से जो लूज होगा सॉइल। अगर आपने गमले रखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा कि मिट्टी को हम ऊपर नीचे करते हैं तभी अच्छे से लूज होगा। एंड ऑल्सो जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे जाएगी, सो दैट उसमें भी जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आएगी, सो दैट उसमें भी सनलाइट जा सके। एंड सारी चीज़ें जो माइक्रोब वगैरह होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम प्लोइंग करते हैं सो दैट लूज कर सके। अब इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज देखो, सॉइल जो होता है रूट का वो अलाउ करता है रूट्स ऑफ प्लांट टू पेनेट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। जब मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट रहेगी, अच्छे से लूज रहेगी, तो जो प्लांट है उसका जो रूट है वो नीचे तक जाएगा, नीचे तक डीपर तक जाएगा। दिस हेल्प द प्लांट टू एंकर इटसेल्फ फर्मली इनटू द सॉइल। तो इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा, राइट। सेकेंड है, इट हेल्प्स ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप एंड मिक्सिंग विद द फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से मिट्टी फर्टिलाइजर से मिक्स हो जाएगी, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन जाएगी, सो दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट मोर इजिली। जिसकी वजह से, क्योंकि जो आपने मैन्योर डाले हैं वो ऊपर ही तो डाले हैं, तो लूज करोगे उसको, टेलिंग वीलिंग करोगे तो सारी मिक्सअप हो जाएंगी। नाउ इट हेल्प्स ट्रैपिंग एयर इनटू द सॉइल। ऑल्सो आप प्लोइंग करोगे तो जो एयर ऊपर है वो नीचे सॉइल में मिक्स हो जाएगी, ऊपर नीचे की मिट्टी में, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय द रूट्स टू ब्रीथ। तो रूट की वजह से वो ब्रीथ करते हैं, तो जिसकी वजह से एयर उसमें ट्रैप होगा। ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो अगर वो लूज रहेगी तो मॉइस्चर को अच्छे से ग्रैब किए रहेगी, ताकि लंबे टाइम तक वो प्लांट्स को सारी चीज़ों में हेल्प कर पाए। ऑल्सो अनवांटेड प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय द एग्स ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप इन द फ्यूचर। तो लूज करने का बेनिफिट ये भी है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे ना वो ऊपर आ जाएंगे, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे लूज करने के टाइम पे। एंड जो इंसेक्ट रहेंगे उनके एग भी खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो क्रॉप होने वाला है, जो प्लांट्स होने वाला है, उनको कोई भी डैमेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उनको हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लोइंग था। नाउ लूज सॉइल ऑल्सो एड्स अ ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, अर्थवर्म। अर्थवर्म होता है जिसकी वजह से हम जो अर्थवर्म को हम बोलते हैं फार्मर्स का फ्रेंड, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट डिकेइंग मटेरियल इनटू द ह्यूमस विच इन टर्म इम्प्रूव द सॉइल, इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फार्मर का फ्रेंड अर्थवर्म को इसीलिए बोला जाता है, जिसकी वजह से डिकेइंग मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, कौन, अर्थवर्म। और जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, कौन, अर्थवर्म। सो ये था प्लोइंग का एडवांटेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ टूल्स जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, उसको हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। कुछ यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, एक तरीके से देख सकते हैं। ये बहुत पुराने टाइम में यूज होता था, गांव में भी देखा होगा आपने, इस तरीके का कुछ टूल यूज होता है। ये प्लोशेयर होता है, ये हैंडल होता है, ये प्लो शाफ्ट होता है, ठीक है। देखो प्लो क्या होता है, बेसिक टूल है जो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर हिस्ट्री में आपने अगर पुराने टाइम पे अगर दादा दादी से पूछोगे तो इस टाइप का यूज होता था। अब तो ट्रैक्टर आ गए इसकी जगह पे। इट कंसिस्ट ए स्ट्रॉन्गर ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर, जिसको हम ये बोल रहे हैं, इस तरीके का होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ तो, बस आपको ये ध्यान देना कि इस तरीके का कुछ होता है। बाकी इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये मेन पार्ट होता है जिसकी वजह से मिट्टी जो है टर्न होती है, ये हैंडल पकड़ने के लिए होता है। एंड ये जो प्लो शाफ्ट है ना, ये एनिमल के साथ यूज होता है, मतलब कि जो बुल होता है ना, बुल के कंधे पर रखा जाता था, ठीक है। तो जहां जहां बुल जाता था वहां वहां इसको, क्योंकि कोई खींचने के लिए भी तो होना चाहिए ना, तो हम इसका एनिमल के कंधे पे रखते थे और एनिमल आगे आगे चलता जाता था और नीचे से ये जो है मिट्टी को टर्न करता जाता था। तो ये बेसिक यहाँ पे यही लिखा है कि देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट वाइल अदर एंड इज प्लेस्ड एनिमल्स नेक। तो उसकी गर्दन पे रखा जाता था जो उसको खींचता था, जिसकी वजह से प्लोइंग होती थी, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है पहले ऑक्सेन, हॉर्सेज एंड म्यूल्स के द्वारा यूज करते थे, बट ट्रैक्टर बाद में आ गया तो अब इनको हटा दिया गया है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया प्लोशेयर इज स्टिल ड्रॉन बाय एनिमल्स, दीज आर इनएक्सपेंसिव। सो क्योंकि ये सस्ते होते हैं, एनिमल के थ्रू हो जाता है, तो बहुत जो रूरल एरिया एक तरीके से है वहाँ पे ये अभी भी यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब गांव में अगर देखोगे तो इस तरीके का अभी भी यूज होता है, कहने का मतलब ये।
सो नाउ हो क्या होता है, एक अनदर टूल होता है जिसको हम टिलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये तो आपने कहीं भी देखा होगा, इसको यहाँ भी देख सकते हैं। जब घर बन रहा होता है तो जो लेबर होते हैं वो यूज करते हैं जो सीमेंट एंड रेत होता है ना, सीमेंट एंड सैंड होता है, उसको मिक्सअप करने के लिए। तो इस तरीके का हो होता है, हम इसको खेतों में भी यूज करते हैं, खेत इन द सेंस फील्ड, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट आयरन ब्लेड, तो वही बताया गया, ये फ्लैट आयरन ब्लेड होता है, ये लकड़ी का होता है, इसको पकड़ के, ये हैंडल है बेसिकली, इसको पकड़ के फिर वो ऐसे से करते हैं जिसकी वजह से मिट्टी टर्न होती है, राइट। नाउ यहाँ पे इन्होंने प्लोइंग यूजिंग कल्टीवेटर, ट्रैक्टर का यूज करके दिखाया गया। ये कल्टीवेटर है, यही जो हमने अभी देखा ना पीछे वाली पिक्चर में, जो हमने ऑक्सन के थ्रू, बुल के थ्रू जो यूज करते थे, अब यहाँ पे ये कल्टीवेटर के थ्रू यूज कर रहे हैं, कल्टीवेटर के थ्रू मिट्टी को टर्न कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं बेसिकली। सो ये मॉडर्न मेथड है, आप जान सकते हो। आगे हम करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप होता है लेवलिंग। लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना लेवलिंग के आप जो है एग्रीकल्चर करोगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के जो लंप बने होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। अभी मैं बताती हूँ, देखो ये क्या है, कल्टीवेटर किया, ये देखो मिट्टी के पार्ट्स इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो इसमें तो जो सीड आप डालोगे तो क्या पता मिट्टी की वजह से वो सीड बाहर ही ना निकल पाए, तो मिट्टी को बहुत ही छोटे छोटे उस पार्ट में करना है। तो लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्लोइंग द लैंड इज लेफ्ट विद बिग लम्स, लम्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप में पड़े रहते हैं ऑफ सॉइल। दिस हैज टू बी लेवल्ड बिफोर सोइंग द सीड, है ना। तो सीड को छिड़कने से पहले, सीड को स्प्रेड करने से पहले हम लेवलिंग करते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर टूल जिसको हम लेवलर बोल रहे हैं। इस तरीके का लेवलर होता है, देख सकते हैं ये लंप बने हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने लेवलिंग कर दी तो बिल्कुल स्मूथ हो गई है मिट्टी। सो विच ब्रेक्स दीज बिग लम्प्स ऑफ द सॉइल, एंड इसको हम एनिमल्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर ट्रैक्टर के। तो ये लेवलिंग एक प्रोसेस है जो प्लोइंग के बाद होता है, ठीक है। नाउ अब सीड की सिलेक्शन की बारी आती है। सीड का सिलेक्शन करने का मतलब है कि हेल्दी सीड होना चाहिए, डिजीज फ्री सीड होना चाहिए, सो दैट कि प्लांट्स तभी तो अच्छे ग्रो होंगे। अब इन्होंने सीड का सिलेक्शन करने का एक मेथड बताया है। आपको एक पानी लेना है एक बर्तन में और उसमें सीड डाल देना है, राइट। तो जो सीड नीचे बॉटम पे आ जाएंगे ना, इसका मतलब कि वो हेल्दी है। बट जो यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं तो वो अंदर से होलो है, लाइक उनको इंसेक्ट ने खा लिया है तो वो फ्लोट कर रहे हैं। तो इससे आप सिलेक्शन कर सकते हो अच्छे हेल्दी सीड का, राइट। तो ये था सोइंग एंड सिलेक्शन सीड। नाउ इस पेज पे आ जाते हैं। देखो सोइंग क्या होता है, सोइंग इज द प्रोसेस जिसमें हम बोलते हैं प्लांटिंग, सीड को प्लांट करना सॉइल में। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग द सीड, प्रॉपर टेकिंग मतलब केयर करनी चाहिए सीड को जब आप सो कर रहे हो। सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गड्ढा करके आपने अंदर डेप्थ में डाल दिया तो वो ग्रो ही ना कर पाए। इफ सीड्स आर सोन टू शैलो दे आर इन द एक्सपोज टू द बर्ड्स। अब इतना भी नहीं कि एकदम ऊपर ही आपने इसको सो कर दिया कि बर्ड इसको खा गई तो दे गेट कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर। कभी कभी पानी की वजह से अगर आपने इरिगेशन करा तो पानी पे फ्लोट करके वो कहीं चली जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगी, या फिर बर्ड उसको खा जाएंगे। तो ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इफ सोन टू डीप these may not be able to breathe and germinate. So यही ध्यान रखना है, ना तो ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे, राइट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे होना चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ बोला है, सो दैट उनको सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिल सके, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आपने बहुत सारे सीड को एक ही जगह उसको सो कर दिया। सो कंपटीशन होगा उसमें किस चीज के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो एबल टू नहीं होंगे ग्रो करने के लिए। आप खुद ही देख लो, अगर आपकी क्लास में 10 बच्चों की कैपेसिटी है और मैम ने 20 बच्चे बैठा दिए तो कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। हर किसी को फैन की हवा चाहिए, हर किसी को जो है स्पेस चाहिए बैठने के लिए। तो उन सीड के साथ भी यही होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए एंड प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए, ये ध्यान देना है। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज बताई है, सीड्स कैन बी सोन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब सीड को सो करने का मेथड क्या है, देखो ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। आप फील्ड में गए एंड आपने इस तरीके से सीड को थ्रो कर दिया, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग या मैनुअल मेथड, मैनुअल मतलब आप मैन कोई कर रहा है, इस तरीके से याद करो। और इस पे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इसमें कि प्रॉपर स्पेस रहे उन सबके बीच में, जो हमने यहाँ पढ़ा। सो ये मैनुअल मेथड होता है। सो नेक्स्ट मेथड है यूजिंग ट्रेडिशनल टूल। तो ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल बेसिकली सेम ही है। जैसे हमने अभी देखा कि कल्टीवेटर और जो पहले ये यूज होता था ना यहाँ पे
ये प्लो, ये है ट्रेडिशनल मेथड, और ये जो कल्टीवेटर हमने देखा ये है मॉडर्न मेथड। तो वही चीज है, ये जो है ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न मेथड है। हम यहाँ पे फनेल का यूज कर रहे हैं, बट जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उसमें हम ऑक्सन के थ्रू ही यूज करते थे, नीचे फनेल लगा देते थे। ये प्लोशेयर जो दिख रहा है इसमें ही हम फनेल लगा देते थे, जिसके थ्रू हम सीड को सो करते थे। तो ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल सेम है, बस ये मॉडर्न हो गया, ये ट्रेडिशनल हो गया, राइट। यहाँ पे ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऑक्सन या फिर हॉर्स हो गया उनका यूज करते थे। नाउ एक और मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन का। ट्रांसप्लांटेशन देख सकते हैं, कुछ क्रॉप जैसे राइस, टोमेटो, ब्रिंजल, बनाना, ये जो है ना डायरेक्टली फील्ड में नहीं सो किए जाते हैं। इनको पहले हम एक जगह पे स्प्रेड कर देते हैं सीड को, फिर वहां पे वो ग्रो हो जाते हैं। फिर वहां से एक एक प्लांट को लेके फिर उनको सो किया जाता है। इस तरीके के देख सकते हैं, छोटे छोटे इस तरीके के बनाए होते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन होता है। पहले इनको वही देखा ना, सीड बॉक्सेस या फिर थोड़े से फील्ड में उनको हम सो कर देंगे, फिर वो ग्रो हो जाएंगे, फिर वहां पे लगा देंगे। तो यही ट्रांसप्लांटेशन का मेथड है। दिस एनेबल्स द फार्मर टू सिलेक्ट हेल्दी सैपलिंग एंड प्लांट देम एट द करेक्ट डिस्टेंस। इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स अच्छे से हेल्दी होते हैं उनको ही हम उनको ही दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे। इससे जो प्लांट्स की जो कैपेसिटी होगी ना, क्रॉप की जो फ्रूट देने की कैपेसिटी होगी वो अच्छी होगी। तो इससे हम सिलेक्शन में अच्छे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमने सीड को एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस में हमने सीड को सो कर दिया। अब देखेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनको हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। जस्ट लाइक अस, हमें भी न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए सो दैट हम हेल्दी रह सकें, हमारी हेल्दी ग्रोथ हो। देखो इनको कहाँ से मिलता है? विच दे गेट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से इनको मिलेगा वो सारी चीजें। वेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड रिपीटेडली, मतलब कि आप कंटिन्यूसली उसमें ग्रो करते जा रहे हो, सो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो यूज हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, रिड्यूस द यील्ड। इसकी वजह से क्रॉप की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो वो जो भी आप ग्रो कर रहे हो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली ग्रो कर लिया। सो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल आइदर बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो हम इन दोनों में से कुछ भी डाल के उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे एक और कुछ प्रैक्टिस दी है जिसकी वजह से हम जो फील्ड है उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन की कैपेसिटी उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या है? देखो फील्ड फैलो एक प्रैक्टिस है। इस मेथड में क्या होता है? लैंड को हम लेफ्ट छोड़ देते हैं अनकल्टिवेटेड कुछ सीजन के लिए, 1 और मोर सीजन के लिए। मतलब आपने कुछ ग्रो किया, उसके बाद लेफ्ट जो फील्ड है उसको छोड़ दिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इस सॉइल की? जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, एंड ह्यूमस ऐड करते हैं किसमें? सॉइल में। सो इससे ये नेचुरल मेथड है रिकवर करने का, जो न्यूट्रिएंट खत्म हो गए थे उनको लाने का। सो इससे इंप्रूव हो जाती है सॉइल फर्टिलिटी। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन अब आपके पास तो थोड़े सा ही जगह है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप फील्ड फैलो भी कर सकते हो, 1-2 सीजन के लिए छोड़ दो एंड फिर उसके बाद आप ग्रो करोगे तो फिर अच्छा क्रॉप होगा उसमें। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे कॉर्न दिखाया गया, फिर व्हीट, फिर सोयाबीन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? ग्रोइंग सेम क्रॉप रिपीटेडली द सेम पीस ऑफ लैंड मेक्स द सॉइल डिफिशिएंट इन द सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब जैसे एक क्रॉप ग्रो किया आपने और दोबारा से फिर से उसमें वही क्रॉप ग्रो कर दिया, तो सेम न्यूट्रिएंट्स उसको भी चाहिए थे, सो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी उस सॉइल में। सो इससे क्या कर सकते हैं हम? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्रॉप को डिफरेंट क्रॉप्स को सेम लैंड पे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कॉर्न एक बार किया आपने, कॉर्न की खेती करी, दूसरी बार व्हीट लगा दो उसमें, फिर सोयाबीन लगा दो। इससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स भी बने रहेंगे एंड आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो मतलब वही बना रहेगा। To prevent this, different crops are grown on the same land. Practice of growing different crops alternatively, ठीक है, on the same piece of land is called crop rotation. So इसको हम crop rotation बोलते हैं। देखो अब इन्होंने एग्जाम्पल में बताया है। देखो लेग्यूम्स के होते हैं, एग्जाम्पल में लेग्यूम्स आर ग्रोन बिटवीन 2 cereal crops। 2 cereal crops के बीच में लेग्यूम्स को बोया जाता है। फिर से समझ लो, सोइंग करना। cereal crops जैसे सच एज राइस, व्हीट यूज अप लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। जो व्हीट एंड राइस होता है ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, स्पेशली नाइट्रोजन चाहिए होता है। सो ये क्या कर देते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं क्वालिटी किसकी? सॉइल की। जो हमने 7th क्लास में पढ़ा है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना, जैसे पीज, बीन्स एंड ग्राम्स, इनमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं।
इनके रूट में होता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइजोबियम का काम क्या है, ये नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है दीज बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट्स, ठीक है, इन द सॉइल, दस इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, जो नाइट्रोजन होते हैं वो एटमॉस्फेयर में 78% होते हैं। तो 78% को डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें सॉइल से ले रहे हैं। तो सॉइल में जो रूट है, जो रूट कौन से, लेग्यूम्स प्लांट, जिसका नाम है पीज, बीन्स एंड ग्राम्स, इनके रूट में कौन रहता है, राइजोबियम रहता है। इसीलिए दो सीरियल क्रॉप के बीच में, राइस और व्हीट के बीच में ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ताकि ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उनको इंक्रीज किया जा सके। किसके थ्रू, इस बैक्टीरिया के थ्रू। तो नाइट्रोजन उसमें वापस से आ जाएगा। कौन लाएगा, ये बैक्टीरिया, राइट। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू यूज दिस मेथड टू इम्प्रूव देयर यील्ड। अपने क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी खेती को इम्प्रूव करने के लिए उनको ये बीच में इनको सो करना पड़ना चाहिए। कौन से क्रॉप को, लेग्यूम्स प्लांट को। तो अपने घर में भी बता सकते हो, अगर कोई एग्रीकल्चर करता है तो 2 क्रॉप्स के बीच में इसको लगाना कंपलसरी होता है, लाइक, हाँ ठीक है। 2 As discussed, to improve the fertility of soil, nutrients can be added to the soil by adding manures and fertilizer. अभी हमने देखा कि हम इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलिटी को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सो अब ध्यान देंगे कि मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइजर क्या होता है। देखो, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना, जिसको हम डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स वेस्ट के थ्रू इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये किसकी वजह से डीकम्पोज होते हैं, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम कॉमनली यूज एज मैन्योर आर, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर मतलब कि वहाँ पे काउ डंग, वेस्ट स्ट्रॉ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। कंपोस्ट, मोस्टली प्रिपेयर प्लांट वेस्ट बट ऑल्सो इंक्लूड एनिमल डंग। तो ये कुछ मैन्योर के नेम इन्होंने दिए हैं। वर्मी कंपोस्ट, जो प्रिपेयर किया जाता है प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट से, वेयर अर्थवर्म्स आर यूज फॉर डीकम्पोजिंग। डीकम्पोजिंग का मतलब उनको मैन्योर में कन्वर्ट करना, राइट, सड़ा देना कहने का मतलब। ग्रीन मैन्योर, जैसे क्रॉप सच एज लेग्यूम्स कल्टिवेटेड इन द लैंड एंड देन फ्लो बैक इनटू द सॉइल, राइट। सो ये कुछ मैन्योर के नेम दिए हैं। ये ऑर्गेनिक होता है एक तरीके से, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोल सकते हो। फर्टिलाइजर तो एक केमिकल हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक मैन्योर बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। आगे हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम कमर्शियली बनाते हैं फैक्ट्रीज में। अभी हमने ये देखा, इसको तो हम कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ये फैक्ट्रीज में ही होता है। दीज एड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल टू रिप्लेस द लॉस्ट मिनरल। जो मिनरल खत्म हो गए हैं उनको वापस से लाने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए हम इसको ऐड करते हैं, जिसका नाम है एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। के मीन्स पोटेशियम है, ठीक है। रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड यूरिया आर कॉमनली यूज फर्टिलाइजर। सो यूरिया कॉमनली फर्टिलाइजर है जो कि यूज करते हैं ये वापस लाने के लिए। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, पहले मैन्योर का देखते हैं। ये तो है इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को, राइट, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल को पोरस बनाता है एंड इम्प्रूव करता है एरिएशन, मतलब कि हवा उसके अंदर आ जा सके, एरिएशन। ऐड करता है ह्यूमस एंड इंक्रीज करता है डीकम्पोजर्स इन द सॉइल। ह्यूमस को इंक्रीज करके, ह्यूमस को ऐड करके इंक्रीज करता है डीकम्पोजर्स, राइट। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। एंड ये रिन्यूएबल होता है, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली एंड वेरी चीप। सो ये तो है इसके एडवांटेज। अगर आप 4-5 लर्न कर लोगे, कितने हैं, 5 है, 6 है, तो इसमें से आप 4 कर लो, इनफ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर का एडवांटेज क्या है, देखो ये कुछ ही न्यूट्रिएंट ऐड करता है अकॉर्डिंग टू द नीड, जो भी सॉइल एंड क्रॉप को नीड है, राइट। सॉइल एंड क्रॉप यहाँ पे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ऐड करता है। बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है फर्टिलाइजर, क्योंकि ये केमिकल होता है। रेडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एज दे आर वाटर सॉल्युबल। देखो प्लांट्स के द्वारा ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होता है। इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ऐड टू द सॉइल एंड शोर। देखो इजी है इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना एंड सॉइल में ऐड करना। शो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप एंड यील्ड। तो क्योंकि ये केमिकल बेस्ड होता है तो बहुत जल्दी चेंज दिखता है आपको क्रॉप में, बट ये मैन्योर होता है तो इतनी जल्दी नहीं दिखता,
ठीक है, अब हम दोनों के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है मैन्योर का, इट कैन रिमूव जनरल डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कभी कभी ये रिमूव भी कर देता है जो भी जनरल डेफिशिएंसी होती है सॉइल का, बट कुछ भी ऐड नहीं करता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। लाइक उसको अगर पोटास की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, जरूरी नहीं कि वो इसमें ऐड ही करे, राइट। नॉट इजी टू स्टोर, ऑब्वियस सी बात है, ये वेस्ट है, काउ डंग है, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, लाइक, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब स्लोली बाय प्लांट्स एज दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसमें जो बैक्टीरिया है ना सॉइल के अंदर, वो इसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू सॉइल इसको एब्जॉर्ब करेगा। सो ये एब्जॉर्ब स्लोली होता है ना। उसी तरीके से फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट ऐड ह्यूमस एंड कैन चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर। पहली बात तो ह्यूमस ऐड नहीं करता है, एंड ये कभी कभी सॉइल के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देता है। सेकेंड है डज नॉट बाइंड वेल विद द सॉइल, सॉइल के साथ अच्छे से बाइंड नहीं होता है। समटाइम्स ये वॉस्ट अवे हो जाता है ड्यूरिंग इरिगेशन, जब आप इसमें पानी डालोगे, इरिगेशन करोगे, तो कभी कभी ये बह जाएगा पानी के साथ, और ये कहाँ चला जाएगा, पॉन्ड्स, लेक्स, जिसके थ्रू जो हम ह्यूमन कंजप्शन है ना, जो हम पानी यूज करते हैं ना ट्यूबवेल का, तो ये उनको पॉल्यूशन कर देगा, राइट। हार्म्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब ऑब्वियस सी बात है जब ये ट्यूबवेल में, लेक्स में चला जाएगा तो वहां पे जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल है, तो उनको हार्म करेगा। तो ये था कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें से आप 4 to 5 लर्न कर लोगे तो इनफ रहेगा। इसमें से 4 है तो आप एक काम करो, 3 तो कर ही लो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि खुद से सॉल्व करो, देखो मेरे पढ़ाने से ये समझ में आया कि नहीं आया। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैन्योर को ऐड करने के बाद इरिगेशन, कौन सा मेथड है, ध्यान देना, रिकॉल करो कौन सा मेथड है। हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर सोइंग किया, फिर हमने क्या किया, इरिगेशन, वो मैन्योर को ऐड किया, अब इरिगेशन आ रहा है। देखो इरिगेशन क्या है, वाटर क्या होता है, इसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। वाटर इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए पानी तो जरूरी है। ऑल प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे अभी हमने रबी एंड खरीफ क्रॉप में पढ़ा था, किसी को ज्यादा पानी चाहिए था एंड किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए था, तो इसी वजह से सेम एग्जांपल यहाँ पे, राइस को ज्यादा पानी चाहिए, हेंस ग्रोन इन द रेनी सीजन, इसी वजह से उसको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। जहां पे रागी, ज्वार, बाजरा नीड्स लेस वाटर, है ना, तो दस दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन। तो ये था इन्होंने जो समझाया। डिफरेंट क्रॉप्स नीड वाटर एट डिफरेंट टाइम्स फॉर देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट टाइम पे उनको पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल, सम नीड बिफोर प्लोइंग, किसी प्लांट्स को प्लोइंग से पहले पानी चाहिए होता है। वाइल सम एट फ्लावरिंग स्टेज, किसी को जब हम आप जब उस पे ग्रो मतलब कि लगा रहे हैं या फिर फ्लावरिंग स्टेज सोइंग कर रहे हैं तब पानी चाहिए होता है। सो अ गुड फार्मर नोज व्हेन टू वाटर एंड व्हेन हाउ मच वाटर टू अवॉइड इट्स वेस्टेज एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। सो ऑब्वियसली बात है, जो जिस काम को करता है उसको उसके बारे में नॉलेज होती है। तो जो अच्छे फार्मर है उनको पता होता है कि कौन से क्रॉप को किस टाइम पानी चाहिए और कितना चाहिए, सो दैट कि पानी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो एंड प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से निकल के आए। सो आज तो मैं पूरा ही खेती कराना सिखाऊंगी आपको, राइट। सो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। नाउ अब सिंपल सी डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब इंटरवल्स मीन्स टाइम, इज कॉल्ड इरिगेशन, राइट। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, अब आपको पानी मिलेगा कहाँ से, आप कहोगे कि मोटर चला दें, हाँ वो भी कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं। देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन में पहला तो सोर्स है रेन वाटर, इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल वाटर बॉडीज। जहां पे भी पानी इकट्ठा होता है किसके थ्रू, वो रेन वाटर के थ्रू। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन, कहीं पे बारिश कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से तो फिर हम तो कोई भी चीज ग्रो नहीं कर पाएंगे। विच मे कॉज फ्लड और ड्रॉट, तो कहीं पे ज्यादा हो गई तो फिर और क्रॉप नहीं होगा, और कहीं पे कम हुई तब भी क्रॉप नहीं होगा, तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। सो देयरफॉर वी हैव टू डेवलप प्रॉपर मेथड्स टू इरिगेट। सो इसकी वजह से हमें इरिगेशन के लिए कुछ मेथड डेवलप करना पड़ेगा टू अवॉइड करने के लिए फ्लड एंड ड्रॉट, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर जो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल। तो ये कुछ सोर्स हैं जिसके हेल्प से हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या रहता था पहले, तो ये था चैन पंप, ये इन्होंने चैन पंप, यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड है। फिर पुली सिस्टम था, रहट एंड ढेकली, तो ये कुछ मेथड है ट्रेडिशनल, आप इसको लर्न कर लो, इसके बारे में सिर्फ
यही पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये कौन सा मेथड है, तो हम नेम लर्न कर लो। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो अभी यूज होते हैं। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड का सिंपल सा मीनिंग ये भी है, मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे इतनी ज्यादा नीड नहीं थी, ठीक है, लोग अपने ही लेवल पे करते थे। बट नाउ द टाइम इज गॉन, वो वाला जो टाइम था वो चला गया। अब हमें लार्ज एरिया पे बहुत बड़े अमाउंट पे प्रोडक्शन करना है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करेंगे, तो सिर्फ फैमिली के लिए कर सकते हैं। अगर हमें बिजनेस के तौर पे करना है तो हमें मॉडर्न मेथड को ही यूज करना पड़ेगा। देखो, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, तो इसमें पानी का वेस्टेज भी कम होता है। और ट्रेडिशनल में देखोगे तो उसमें पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता था, लेकिन अब करे तो करे क्या, उनके पास उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज रहता था। तो हम इस पर फोकस करते हैं। एज वी नो नाउ डेज वाटर क्राइसिस हैज़ बिकम द मेजर प्रॉब्लम्स, वाटर की कमी हर जगह हो गई है। इज द रीजन फॉर ड्रॉट्स एंड फेमाइंस इन इंडिया, तो जिसकी वजह से कहीं कहीं सूखा आ जाता है एंड कहीं कहीं फेमाइंस। अब सूखा आएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा ना, तो लोग भूखे ही मरेंगे। अब क्या है यहाँ पे मेथड, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। अब दोनों में सिंपल सा मीनिंग है। देखो ये स्प्रिंकल होता है, आपने बीच बीच में इसको लगा दिया, स्प्रिंकल का मतलब फाउंटेन की तरह ही पानी ऊपर से जा रहा है। सो इस सिस्टम में यही होता है, मेन पाइप को लिंक किया जाता है नेटवर्क ऑफ स्मॉल पाइप्स। तो ये आप रीड कर लो, मैं बस समझा दे रही हूँ। स्प्रिंकल का मतलब ऊपर से फव्वारे की तरह जाएगा एक तरीके से। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपने पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये पाइप लंबी से जाएगी सारे प्लांट्स के थ्रू होते हुए, और छोटे छोटे यहाँ पे होल रहेगा, होल के एक अलग पाइप निकली रहेगी जिसके थ्रू ये सारे रूट्स में ही जाएंगे सिर्फ पानी। सो ये इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटर टू वाटर फ्रूट प्लांट्स एंड वेजिटेबल। इस मेथड में क्या होता है, वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली एट द रूट्स, तो पानी जो है सिर्फ रूट्स पे ही जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इस मेथड से पानी को भी हम कम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों था, स्प्रिंकल से समझ गया एंड ड्रिप से इसके रूट में जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो अब हमने इरिगेशन भी कर लिया, अब हमें क्या करना है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो देखो कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड ग्रास। वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप्स। आपने क्रॉप को ग्रो किया, उसके साथ साथ जो है कुछ भी जो है घास वगैरह ग्रो हो जाएगी फील्ड में, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब न्यूट्रिएंट तो उसको भी चाहिए जो घास उगा हुआ है, लेकिन अगर उसको भी चाहिए तो जो हमारा मेन क्रॉप है वो डिस्टर्ब होगा ना, तो इस वजह से हमें उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ग्रास, अमर्थस इन्होंने नाम दिया है, एंड वाइल्ड ओट आर द कुछ एग्जाम्पल कॉमन वीड्स। तो यहाँ पे अमर्थस ये दिखाया है, ये अनवांटेड ग्रास है तो इसको हटाना होता है। यहाँ पे ये देखो रिमूव कर रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ वीड्स यूजिंग अ हो। एंड यहाँ पे एक तरीके का और दिखाएगा वीडीसाइड, इसकी जगह पे ये देखो हैंड्स के थ्रू, इसको हम हाथ के थ्रू उखाड़ देते हैं, बट बहुत बड़े स्केल पे अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये तो काम नहीं आएगा ना ट्रेडिशनल मेथड। तो आपको यहाँ पे वीडीसाइड यूज करना पड़ेगा, स्प्रे यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। देखो these weeds have to be removed as they compete with the crops plant for nutrients, water and sunlight। so आपको मैंने बताया ये सारी चीजें उनको भी चाहिए, तो इसकी वजह से बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने की वजह से हमारा जो क्रॉप है वो लूज मतलब कि कमजोर पड़ जाएगा। सो हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से हमें वीडीसाइड डालना पड़ता है। अब क्या क्या तरीके हैं, एक तो फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में आप क्या कर सकते हो, इनको उखाड़ दो, वीड्स आर मैनुअली पुल्ड, उखाड़ दो मतलब। एंड दूसरे में केमिकल, तो वही वीडीसाइड जो किल करते हैं जो अनवांटेड ग्रास है उनको। सो यहाँ पे जिसको हर्बिसाइड्स भी बोलते हैं, तो ये अनवांटेड ग्रास को किल कर देगा। अब ये मत सोचना कि जो हमने प्लांट ग्रो किया, नहीं, ये अनवांटेड ग्रास के लिए ही होता है, उनको किल कर देगा। तो ये इस फिजिकल एंड केमिकल मेथड था, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप वीडीसाइड की डेफिनेशन लर्न कर लो कि उनको किल करना। अब यहाँ पे जो केमिकल यूज होता है उसके नेम क्या है। While spraying weedicide, farmers should take proper precautions। ऑब्वियसली बात है, केमिकल है, जहर है, पॉइजन है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। कवरिंग द नोज एंड माउथ, कपड़े से आप अपने आप को कवर कर लो तभी स्प्रे करो। अब नाम क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, जिसको हम 2,4-D भी बोलते हैं। एंड एक तो बुटाक्लोर भी होता है, कुछ एग्जाम्पल हैं वीडीसाइड के जिसको हम स्प्रे के थ्रू वीड को हटा सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, certain animals such as some insect and some species of fungi feed exclusively on the weeds and thus can help to control the spread of weeds।
सो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड है, तो हम कुछ इंसेक्ट एंड कुछ स्पीसीज जैसे फंगाई उसको डाल सकते हैं, तो ये कंट्रोल करेगा वीड्स को फैलने में, राइट, उनको खत्म कर डालेगा खा के। नाउ फ्रॉम पेस्ट आर एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, रैट्स दैट कैन कॉज डैमेजेस द क्रॉप्स। तो ये पेस्ट का क्या है, डेफिनेशन है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। नाउ अब हम इसको देखेंगे कुछ नेचुरल तरीके जिसकी वजह से हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, टू कीप स्ट्रे एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि जो क्रॉप है ना उनमें लाइक आपने कुछ अच्छी चीजें ग्रो करी, जैसे मान लो कुछ अच्छी चीजें क्या ग्रीन है, तो जाहिर सी बात है कोई भी एनिमल जो क्रॉप जो हरी भरी घास को खाता होगा उनको खाने के लिए तो आएगा ही। मक्के हो गए और मेरे को याद नहीं आ रहा, मस्क मेलन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, तो इन सबको खाने के लिए स्ट्रे एनिमल्स आते हैं। सो आप कभी गांव जाओगे तो आपको इस तरीके का कोई फिगर दिखेगा बना हुआ, हमने भी लगाए हैं, हिंदी में इसको धोख बोलते हैं, धोखा देने से मतलब धोख बोलते हैं। इस तरीके का अगर आप बना के खड़ा कर दोगे ना तो उस एनिमल को लगेगा कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो जिसकी वजह से वो डर जाएगा और फिर वापस से आपके खेत में नहीं आएगा। सो यही है नेचुरल तरीका जिसकी वजह से हम उनको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अदर मेथड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, कुछ और मेथड क्या है जिनकी वजह से हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं एंड रोडेंटिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, केमिकल होता है जो पेस्ट को मारने में हेल्प करता है एंड क्रॉप को हार्म नहीं करता है। लाइक अब देखो वीडीसाइड में हमने देखा कि वो सिर्फ ग्रास को खत्म कर रहा है, बट जो इंसेक्ट हैं, जो फंगस हैं, उनको कैसे खत्म करना है, तो पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पेस्ट लग गए तो उनको वो सारे क्रॉप को खा जाएंगे। पेस्टिसाइड वही होता है जो सिर्फ पेस्ट को खत्म करता है, उनको किल करता है, जो जनरली डिसॉल्व होता है वाटर में, स्प्रे के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, दीज आर द केमिकल दैट किल ओनली द इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड सिर्फ इंसेक्ट को खत्म करता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड गैमेक्सीन बोलते हैं इसको, ठीक है, गैमेक्सीन भी बोलते हैं। गांव में अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा, आपके दादा दादी इसको डालते होंगे। मैलाथियोन एंड डाइमेक्रोन आर सम कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड। सब नेम ध्यान रख लो, ये चीजें यूज की जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे रोडेंटिसाइड होता है, ये रोडेंट्स को खत्म करने के लिए होता है। यूजिंग पेस्टिसाइड इज इजी एंड इफेक्टिव मेथड टू किल पेस्ट क्विकली, दीज आर द इजी टू स्टोर एंड यूज, राइट, इनको स्टोर कर सकते हो आप और इजी होता है यूज करने में। देखो, इन स्पाइट ऑफ दीज एडवांटेज वन शुड रिमेंबर दैट ऑल पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक। हमें तो पता है कि ये हमें एडवांटेज देंगी, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इन अदर हैंड ये टॉक्सिक भी होती हैं एंड शुड बी यूज विथ कॉशन। अगर आप कॉशन नहीं लगोगे तो पता चला आपको कोई बीमारी हो जाएगी। फार्मर्स शुड टेक एक्सट्रीम केयर वाइल स्प्रेइंग देम ऑन द फील्ड। दीज केमिकल्स इजिली पॉल्यूट द सॉइल एंड वाटर बॉडीज एंड इवेंचुअली बिकम द पार्ट ऑफ फूड चेन। तो हमारे फूड चेन में भी आ सकती हैं, मतलब फूड में भी आ सकती हैं। इट कैन अफेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एंड कॉज वेरियस हेल्थ रिलेटेड इशूज। सो ऑब्वियस ही बात है, आपको तभी आज के टाइम पे सुना होगा ऑर्गेनिक बेस्ड आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा केमिकल यूज करने लगे हैं लोग, सो दैट कि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम हर चीज में केमिकल यूज कर रहे हैं, सो जो हमारे हेल्थ के लिए भी खतरा है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना है, कहने का मतलब यही है। बाकी ये रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें दी हैं इसको पढ़ लिया करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक DDT का रियल वर्ल्ड में दिया है, इन सब चीजों को छोड़ा नहीं करो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी नॉलेज के लिए दिया है। नाउ अब क्या है, आपने सब चीजें कर ली, हार्वेस्टिंग करना है अब, ठीक है, लास्ट मेथड है। अब आपको जो आपने प्रोड्यूस किया है वो मिलेगा। देखो, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस कटिंग एंड कलेक्टिंग द मेच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है किसकी, वीट की, इससे सीकल से, ठीक है। सीकल का यूज करके हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, या फिर मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे होता है तो मशीन के थ्रू करते हैं। Harvested crops has the grains attached to the chaff and they have to be separated. आपने ध्यान दिया होगा, अगर जो वीट होता है ये इसका चाफ बोलते हैं इसको, ठीक है, एंड ऊपर जो है ग्रेन्स लगे होते हैं, तो उनको ग्रेन्स को चाफ से डिफरेंट अलग करना होता है, तो इसको हम थ्रेशिंग के मेथड से करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने 2-3 चीजें दिखाई है, इसको आप खुद से पढ़ो, मैं ये समझा रही हूँ। आपने हार्वेस्टिंग कर ली, अब इस ग्रेन को चाप से अलग करना है, तो ये तो राइस है। फर्स्ट स्टेप है आपको बीट करो,
देखो ये जो है ना लकड़ी का, इस पे बीट करोगे तो ग्रेन्स अलग हो जाएंगे। पैडी, ये धान है ये, ठीक है, पैडी अलग हो जाएगी और जो चाफ है वो अलग हो जाएगा। दूसरे में कंबाइन, ये आप यहाँ से थ्रेसिंग चला, आई थिंक ये गेहूं दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे मशीन चलाओगे तो ऊपर का जो ग्रेन है ना वो मशीन के थ्रू किसी चीज़ में स्टोर होता रहेगा और ये जो चाफ है इसी पे इसको छोड़ देंगे ये, तो बाद में ये डीकम्पोज हो जाएगा। इसका दूसरा प्रोसेस होता है, फिर आप उसके बाद विनोइंग करके इसको अलग कर सकते हो। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग के बाद कुछ मेथड थे, आई होप आपको क्लियर हुएंगे। बेसिक आपको जानना चाहिए। नाउ स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज के लिए आप अच्छी जगह स्टोर करो। ये गनी बैग्स होते हैं स्टोरिंग करने के लिए। सो ये लार्ज स्केल पे जो चीज़ें होती हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लग जाए, तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए इसको स्टोर करने के लिए हम अच्छे से इसको रखते हैं गनी बैग का यूज़ करके, स्टोरिंग ग्रेन्स। सो इस पेज पे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा इम्पोर्टेंट, बट आप इसको रीड कर लो। बस ये स्टोरेज के बारे में है। सिलॉस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, तो ये कुछ ऐसे बने होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में चीज़ें स्टोर की जाती हैं। गोडाउन्स या फिर ग्रेनरी जिसको बोलते हैं हम। कोल्ड स्टोरेज भी टाइप का होता है, ये तो इस तरीके का होता है जिसमें हम ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम बेसिकली जो एनिमल या फिर जो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट बेस्ड होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, उनको स्टोर करते हैं। स्टोरिंग डन एट वेरी लो टेम्परेचर, जैसे आप देखा होगा कि सारी सब्जियां सारे सीजन में अवेलेबल होती हैं, तो इसका मतलब है कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ना। तो इट इज़ यूज टू स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंगो भी देख सकते हैं किसी भी सीजन में आ जा रहा है आज के टाइम पे, तो कभी कभी उसको भी लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इट इंक्रीज शेल्फ लाइफ, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। टू रिटेन्स दियर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्गर पीरियड, इट इज स्टॉप्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रिवेंट दियर स्पॉइलेज, मतलब उनको खराब होने से बचाती है। मीट, फिश, एग्स, वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टोर इन दिस वे। तो मैंगो ही नहीं, मैंगो तो आजकल हर सीजन में आ रहा है, तो आप इसको पोटैटो ले सकते हो। आलू पूरे सीजन में रहता है, तो एक बार उसकी खेती हो गई फिर उसको स्टोर करके रख दिया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, सो दैट कि वो खराब ना हो, सड़े ना, डिकम्पोज ना हो। सो इस वजह से इसको शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज का यूज करते हैं। तो शेल्फ लाइफ का मतलब यही है कि टाइम पीरियड उसका बढ़ा देना, वो खराब होने से मतलब बचाना। फर्मिगेट का मतलब स्प्रे करना है केमिकल वेपर्स टू किल पेस्ट एंड इंसेक्ट। फर्मिगेट का यही है, इसमें हम जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना इसमें मिला के रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। सो लास्ट पेज है ये। आई होप आपको अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। बोर तो नहीं हुए ना? प्लीज कमेंट करना, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नाउ एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एक ब्रांच है साइंस की जो डील करता है ब्रीडिंग एंड रेजिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। लाइक उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो अब आपको एग मिल रहा है, मीट मिल रहा है, मीट तो खैर छोड़ो, हाँ तो वो भी ले सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली लार्ज स्केल पे डोमेस्टिक एनिमल्स को रेयर करना, राइट। और मैन इज द ओमनिवोर एंड एनिमल्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैन सिविलाइजेशन। ओमनिवोर का मतलब है कि वो प्लांट ईटिंग भी है एंड जो मीट है उसको भी खाता है, right? We get many kinds of food items from animals. Here are the some products जो कि हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को हम मिल्च बोलते हैं। इट इंक्लूड्स काउज, बफेलोज, गोट्स। मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जैसे बटर, घी, कर्ड, चीज, क्रीम। सो ये सब चीजें हैं, तो इसी वजह से एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है। पोल्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें बर्ड्स सच एज hen, डक्स, गीस, टर्की, ये आई थिंक कोई टाइप का बर्ड है। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम देम विच आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन मिलता है। दे रेज्ड इन पोल्ट्री फार्म, तो पोल्ट्री फार्म में इन सबको रखा जाता है सो दैट कि हमें मीट एंड एग मिल सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेक अपडेट, टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट आया है। किसान सुविधा एक मोबाइल ऐप को शुरू किया गया था ताकि फार्मर को इन्फॉर्मेशन मिल सके वेदर कंडीशन की, सो दैट कि वेदर कंडीशन मिल सके नेक्स्ट 5 डेज की, एंड करंट मार्केट में जो प्राइसेस है ना उसके भी अपडेट मिल सके। तो ये कुछ टेक अपडेट है, इसको आप रीड कर लिया करो। ये 1 मार्क क्वेश्चन में मैम पूछ लेती हैं। संदेश पाठक क्या हो गया, TTS क्या हो गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ फिशरीज, इसी तरीके से फिशरीज क्या है? फिश को पालना। प्लेस है जहाँ पे फिश को रेयर किया जाता है। वी गेट फिश फ्रॉम बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, दोनों जगह से मिलते हैं। तो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, किससे? फिश से। तो फिशिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ
इनकम फॉर 14 मिलियन पीपल इन इंडिया, लाइक इतने लोग फिश को खाते हैं। तो फिश फार्मिंग करना लार्ज स्केल पे, हम इसको पिसीकल्चर बोलते हैं। सो हर चीज़ का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। इस चैप्टर में यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल ऑब्टेन हनी, इसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। तो आई होप पिसीकल्चर, एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री समझ में आया होगा। नाउ हनी में क्या होता है, शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। आयुर्वेदा में इसको यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ऑल्सो यूज इन स्वीटनर, मीठे में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पिसीकल्चर, एपीकल्चर का दिखाया गया है कि हनी को हम कैसे कल्चर करते हैं, मतलब हनी को कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि चैप्टर भी लंबा था, बट मैंने सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करी है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आने वाले हैं। कोई भी आपको मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड ध्यान रखिए, कोई भी अच्छी चीज़ सीखने के लिए टाइम लगता है, तो वीडियो लेंदी होने के कारण आप बीच में छोड़ के नहीं जाया करो, आप पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। तभी आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एंड ट्यूशन की फ़ीस तो ऑब्वियस सी बात है बचेगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करा है ना मैंने, तो आपको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली अपने पेरेंट्स से कह दो। और मैं तभी पढ़ाऊँगी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे दिखता है कि किस बच्चे ने कितनी वीडियो देखी है। सो उससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करना इसमें कि यस वी वांट नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। बाय बाय।